This is the lecture 2 of thermal radiation, and the agenda of this class we will discuss about Kirchhoff law, which is very important. Second one is the intensity of radiation. Third one is the concept of radiosity, and fourth one is the Lambert cosine law, and last is the radiation exchange between black surfaces. Clear? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें से शायद ही कोई चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उसका क्या यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं किरचॉफ लॉ को डिस्कस करता हूँ. व्हाट इज़ द किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, किरचॉफ लॉ वहाँ का और यहाँ का जो किरचॉफ लॉ है उन दोनों में डिफरेंस है. यहाँ का जो किरचॉफ लॉ है वो क्या है? किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैं उसको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ. किरचॉफ लॉ का जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज द किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस, ध्यान से सुनिएगा, द टोटल इमिसिविटी मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था. द टोटल इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू इट्स एब्जॉर्बिटी फॉर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर. इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आएगा. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक इमिसिविटी कंसीडर करता हूँ, द टोटल इमिसिविटी ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस की जो टोटल इमिसिविटी है अगर उसका टेम्परेचर T है वो इक्वल होगी किसके? एब्जॉर्बिटी फॉर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एब्जॉर्बिटी के बराबर होगी अगर कंडीशन क्या है, वो ब्लैक बॉडी भी उसी टेम्परेचर पर हो जिस टेम्परेचर पर आप सरफेस की इमिसिविटी देख रहे हैं. बात समझ में आया? अब इसको समझने के लिए मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूँ. यहाँ पर ये जो छोटी सी बॉडी आप ये देख रहे हैं, ये कोई भी रियल बॉडी है. तो रियल बॉडी है तो जाहिर सी बात है उसकी इमिसिविटी होगी, क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी होती तो इमिसिविटी 1 होती. इसका जो सरफेस एरिया है वो AS है, और जो इसकी एब्जॉर्बिटी है, जो ब्लैक बॉडी होता है तो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक. एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 होता है. तो रियल सरफेस है तो उसका अल्फा भी होगा, एप्सिलॉन भी होगा, और सरफेस है. अब मैंने ये जो बॉडी थी एक बहुत बड़े इनक्लोजर के अंदर बंद कर दी, ठीक है. तो आपको ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में जो सबसे रियल एग्जाम्पल बोला जाता है ब्लैक बॉडी का, वो ये कि अगर एक बहुत बड़ा सा आप इनक्लोजर कंसीडर करिए, ठीक है, और उस इनक्लोजर में एक छोटा सा छेद अगर आप कर दीजिए, तो उस इनक्लोजर में कोई भी थर्मल रेडिएशन इंसर्ट करेगा तो वो पूरा का पूरा रेडिएशन उस इनक्लोजर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसमें कोई भी रेडिएशन उससे बाहर नहीं जाएगा. तो पर्टिकुलर जो बिग साइज इनक्लोजर है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ ब्लैक बॉडी. तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि एक स्मॉलर बॉडी है, उस स्मॉलर बॉडी को एक बिगर इनक्लोजर से हमने ढक दिया है. अब कंडीशन इसमें ये है कि जो ये सरफेस है, इस सरफेस का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, वही टेम्परेचर इस ब्लैक बॉडी का होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो इमिसिविटी ऑफ रियल बॉडी शुड बी इक्वल टू द इट्स एब्जॉर्बिटी. अगर ऐसा होता है तो क्लियर. यहाँ पर G और E क्या है? G को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन. क्लियर. G को क्या बोला जाता है? G को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन. E क्या है? ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इन चीज़ों को समझिएगा आप. G इज द इंसिडेंट रेडिएशन, E इज द एमिटेड रेडिएशन, ठीक. मैंने एक वर्ड और बताया था, रिफ्लेक्टेड. तो रिफ्लेक्टेड और E ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. E इज द एमिटेड रेडिएशन, और अगर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन देखना है तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इस चीज़ को आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए. ओके. So let us consider a large isothermal enclosure, which isothermal इसलिए क्योंकि टेम्परेचर हम हर जगह पर यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं. Isothermal enclosure, clear, which enclose a small body whose emissivity is epsilon, absorbivity alpha, and surface area is AS. Now earlier we already discussed a large isothermal cavity, जैसे मैंने पहले बोला कि उसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, so that radiation emitted by a large enclosure, clear, at temperature T is equal to incident radiation on smaller body as per figure. ये जो फिगर है, यहाँ से जितना भी रेडिएशन यहाँ से एमिट किया जा रहा है ब्लैक बॉडी से, वो स्मॉलर बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है. ये हमारा एजम्पशन है.
ये जो इंसिडेंट रेडिएशन, इसका दूसरा नाम हम लोग जो टेक्निकली बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन बोल सकते हो, या इसको इररेडिएशन बोल सकते हैं। ये इररेडिएशन, दिस इज डिनोटेड एज जी, दिस इज इक्वल टू द एमिटेड रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बड़ी ब्लैक बॉडी है, इससे जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन है, इट इज इंसिडेंट ऑन द स्मॉलर बॉडी। क्लियर? इसलिए जी शुड बी इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कौन सी है? जो बड़ी वाली बॉडी है। तो ईबी पर यूनिट एरिया हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, तो सिग्मा टी टू द पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरा, अब मैं अगर यहाँ पर ये निकालता हूँ, नाउ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन बाय स्मॉलर बॉडी। अगर इसकी जो स्मॉलर बॉडी है ये रियल बॉडी है और इसकी एब्जॉर्बिटी कितनी है? अल्फा है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज द, आपको याद होगा लास्ट क्लास मैंने कराया था, अल्फा इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस वन। यही तो होता है, जी ए अपॉन जी। क्लियर? तो जी ए कितना है, कितना पोर्शन एब्जॉर्ब किया है इंसिडेंट रेडिएशन का, दिस इज द अल्फा इंटू जी। और जी की वैल्यू क्या है? सिग्मा टी टू द पावर 4। तो दिस इज अल्फा सिग्मा टी टू द पावर 4। ये आपने पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया है, इसलिए आपने इसको पर मीटर स्क्वायर में रखा है। ओके, अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि ये जो इमिटेड रेडिएशन है रियल बॉडी से, अगर इसकी इमिसिविटी एप्सिलॉन है तो कितनी हो जाएगी? द इमिटेड रेडिएशन बाय द रियल सरफेस या स्मॉलर बॉडी जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द एप्सिलॉन ईबी। ये भी मैं डिफाइन करा चुका हूँ आपको। एप्सिलॉन इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको डेराइव कराया था। क्लियर? तो इमिसिव पावर ऑफ स्मॉलर बॉडी, ये जो है रियल बॉडी का, दिस इज एप्सिलॉन इनटू ईबी। ईबी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर नाउ बोथ बॉडीज, स्मॉलर बॉडी एंड द लार्ज इनक्लोजर, आर मेंटेन्ड एट अ सेम टेम्परेचर टी, सो बोथ बॉडी एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर मैं सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो नेट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट्स अ स्टडी स्टेट। यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा और यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज द सिस्टम एनर्जी, दैट इज द ई स्मॉल बॉडी माइनस जी एब्जॉर्ब शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कोई टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। दिस इज द ई स्मॉलर बॉडी माइनस जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू द 0। ठीक? तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज रख दी, एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4, अल्फा टी टू द पावर 4। तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। सो what you get? The emissive power of a real body should be equal to its absorptivity when it is enclosed by a black body. Clear? और वो black body का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होना चाहिए जो टेम्परेचर रियल बॉडी का है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग फर्दर कई जगह पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह की सपोज करो यहाँ पर एक बॉडी और हमने बना दी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, मान लो कि ये अल्फा है, ये अल्फा 1 है और इसकी एमिसिविटी जो है वो एप्सिलॉन 2 है। दिस इज द एप्सिलॉन 2 है और ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कुछ होगा इसका। क्लियर? लेकिन अगर इसका टेम्परेचर T है, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दिस वन इज एप्सिलॉन 2 अपॉन अल्फा, दिस इज अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू, दिस इज द एप्सिलॉन अपॉन अल्फा। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज़ आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। लेकिन चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर सेम होने चाहिए जो जिस इंक्लोजर के अंदर आपने उसको रखा है, और वो इंक्लोजर ब्लैक बॉडी होना चाहिए, उन सबके टेम्परेचर इक्वल होने चाहिए। ओके, सो लेट अस मूव फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा, इसके टर्म्स को, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को। इसको समझने के लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, और यहाँ मैं आपको सॉलिड एंगल इंट्रोड्यूस करूँगा। तो सॉलिड एंगल, और उसमें क्या है, से फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा बन नहीं पाया सर्कल, पिज़्ज़ा में एक बाइट के लिए या कंसीडर करें, या एक स्लाइस के लिए कंसीडर करें, तो आप अगर उस स्लाइस को देखें, पिज़्ज़ा की स्लाइस देखें, तो ये उसकी आर्क है। क्लियर? ये थीटा है, ये थीटा है। क्लियर? तो ये आर्क को आप क्या बोलते हो? ये आर्क, अगर ये रेडियस आर है, क्लियर, तो क्या होती है? आर्क इज इक्वल टू, आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है? दिस इज आर इंटू थीटा। यही तो करते थे आप। ये एक्चुअल में 2 डायमेंशनल थिंग्स है, 2 डायमेंशनल। लेकिन सपोज करो आप एक वाटर लेमन ले लेते हो, खरबूजा, तरबूजा, कुछ भी कह लो, बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप अगर उसमें देखोगे तो उसमें
उसमें अगर आपसे कहा जाए कि एक स्लाइस कट करो जरा, तो एक स्लाइस आप अगर कट करने जाओगे तो आप अगर देखोगे उस स्लाइस में तो एक सरफेस एरिया कट होता है वहाँ पर। क्लियर? आप अगर देखोगे उसमें कायदे से तो एक सरफेस एरिया कंसीडर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, एक वाटर लेमन है, उसका अपर पोर्शन मैंने दिखाया बिकॉज सिमिलर पोर्शन ही होगा, उसमें से एक स्लाइस में कट कर रहा हूँ, तो उस स्लाइस में ये सरफेस एरिया है और ये सरफेस एरिया एक एंगल इंसिडेंट करेगा कहाँ पर? सेंटर पॉइंट पर। लेकिन अगर चूंकि सरफेस एरिया यहाँ पर केवल आर्क इंट्रोड्यूस कर रही थी तो थीटा था, लेकिन अगर कोई भी सरफेस करेगा तो सरफेस में चूंकि आपकी डायमेंशंस हैं, तो उन डायमेंशंस की वजह से यहाँ पर जो एंगल सबस्टेंड होगा, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज द सॉलिड एंगल। और अगर ये रेडियस आर है तो सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया आप पर्टिकुलर जहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से, और सरफेस एरिया का जो सेंटर पॉइंट है उसकी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसका रेडियस का स्क्वायर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि आप रियल बॉडी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला कि रेडिएशन हर जगह पर अलग अलग होता। ब्लैक बॉडी होता तो हर जगह पर रेडिएशन सेम होता। क्लियर? चाहे यहाँ पर कैलकुलेट करो चाहे यहाँ पर कैलकुलेट करो, हर डायरेक्शन में सेम होता। लेकिन चूंकि आप रियल बॉडी कर रहे हैं इसलिए रेडिएशन जो एमिट हो रहा है इससे, वो रेडिएशन हर एक डायरेक्शन पर अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसलिए डायरेक्शनल आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना मस्ट है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो कंसीडर किया है, मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को पहले डिफाइन कर देता हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच, यह ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसेस जो वर्डिंग है, केवल उसमें जो एमिटेड रेडिएशन है उसमें इंसिडेंट रेडिएशन हो जाएगा अगर कोई रेडिएशन आ रहा है तो। क्लियर? अभी तो यहाँ से जो रेडिएशन बाहर जा रहा है उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। The intensity of radiation is defined as the rate at which radiation energy is emitted in the direction. ध्यान से समझ के चलिएगा इसको। Radiation energy is emitted in the direction per unit area normal to that direction and per unit solid angle about this direction. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो इंटेंसिटी निकालने में अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आप एक कोई भी कॉपी का पेज लीजिए, ऐसे इस तरह से रखिए और एक दूसरा कॉपी का पेज रखिए इस तरह से, तो अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन सेम होने चाहिए, यानी इसको आपको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, तब आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन निकाल पाएंगे। समझ गए? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें अगर ऐसे आप देखोगे तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? ये है, और इसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? जो आर की डायरेक्शन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये नॉर्मल डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर सरफेस की, तो आपको या तो इसको इधर रोटेट करना है या इस सरफेस को अबाउट थीटा एंगल रोटेट करके इसके नॉर्मल डायरेक्शन पर लेके आना है, तभी आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट होगी। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड। ये रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है, एमिटेड रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड इन द डायरेक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन, यानी इसका नॉर्मल क्या है? ये, तो इसकी डायरेक्शन में ये जो सरफेस है, इस सरफेस को इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि कितना रेडिएशन, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो कि कितना रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है, तो आपका ये सरफेस और ये सरफेस इन दोनों के नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। टू दिस डायरेक्शन एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल, क्योंकि आपने एरिया जो कंसीडर किया है वो पर यूनिट किया है, तो उसके लिए सॉलिड एंगल भी पर यूनिट सॉलिड एंगल हो जाएगा अबाउट दिस डायरेक्शन। इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड डायरेक्शन, अगर मैं एमिटेड डायरेक्शन को कर रहा हूँ, जैसे मैंने जो डेफिनेशन लिखी तो उसको आई से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी रेडिएशन किसी दूसरे सरफेस से इस सरफेस पर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन, उसको आई और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अगर वहाँ पर ये इक्वेशन इस डेफिनेशन की बात होगी तो जहाँ पर एमिटेड वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर इंसिडेंट हो जाएगा। दैट मीन्स द रेट एट विच रेडिएशन एनर्जी इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल अबाउट दिस डायरेक्शन। क्लियर?
ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक कॉपी लीजिए और एक दूसरी कॉपी लीजिए। अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो दोनों के नॉर्मल को आपको सेम लेके आना होगा, ठीक। इसीलिए इसमें ये चीज़ लिखी गई है, इन यूनिट एरिया नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक। अब मैं इसको प्रूफ करना चाह रहा हूं, तो इस प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो मैंने स्लाइस कट की थी, स्लाइस को मैं बिगर पोर्शन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चूंकि आपको मैंने बोला कि वाटर लेमन है, यानी आपका एक स्फीयर है, तो दो एंगल होंगे, एजीमुथल और जेनिथ एंगल। ये आपने यूनिट 1 में किया था। से फॉर एग्जांपल ये फाई एंगल कौन सा है, जिससे ये आपका एक कर्व बन रहा है। थीटा एंगल कौन सा है, ये जिससे आपका एक ये हेमिस्फीयर बन रहा है, क्लियर, ये थीटा एंगल। तो यहाँ से हमने जो यूनिट या कहें कि डिफरेंशियल सॉलिड एंगल कट किया है वो डी थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस, अगर ये आपकी रेडियस है, आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको। ये आप जो स्फीयर यूनिट 1 में जो मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए कराया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है, क्लियर, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक। तो ये आर्क कितना हो जाएगा, ये पर्टिकुलर आर्क, आप मेरा जहाँ पे कर्सर देख रहे हैं, ये आर्क कितनी हो जाएगी, दिस इज द डी थीटा, तो दिस इज द आर डी थीटा। ये देखिए, ये आर डी थीटा। ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आर था, ये थीटा है, ठीक। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये वाला जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप ये रेडियस जो देख रहे हैं, दिस रेडियस शुड बी आर साइन थीटा, क्लियर। और अगर ये आर साइन थीटा है, ठीक, ये आर साइन थीटा है, और आपने ये डी फाई एलिमेंट कट किया इसमें, तो ये आर्क कितने बराबर हो जाएगी, ये आर्क की डिस्टेंस कितनी होगी, दिस वन इज द रेडियस, दैट इज, ये रेडियस है, कितनी रेडियस है इसकी, आर साइन थीटा इंटू डी फाई, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, दिस पोर्शन इज आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज द आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो दिस इज द आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये देखिए, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इज दैट क्लियर। तो ये चीज सरफेस एरिया आ गया। और अगर मैं यहाँ पर सॉलिड एंगल निकालूं, डी डब्ल्यू, अगर मैं यहाँ पर निकालूं, दिस इज द डी डब्ल्यू, ये चीज है, ये सॉलिड एंगल है, डी डब्ल्यू एलिमेंटल सॉलिड एंगल अगर मैं यहाँ पर निकालने जाऊंगा, तो डी ए टू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, डी ए टू। तो डी ए टू कितना है, दिस इज द आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी फाई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस आर, तो दिस वन एंड दिस वन विल कैंसिल आउट। तो कितना आएगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाई इज द सॉलिड एंगल। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, द हेमिस्फीयर इज अ 3D बॉडी, सो हियर एंगल मेजर्ड फ्रॉम सेंटर of hemisphere to the surface of the hemisphere is known as the solid angle and it is expressed as like this, clear। और याद रखिएगा कि जो solid angle की यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, क्लियर। अगर आप केवल हेमिस्फीयर की बात करें, अगर आप हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, दिस इज द 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर। तो दिस वन इज टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर, तो दिस वन इज़ द 4 पाई, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं और प्रूफ करते हैं फर्दर। तो जो डायग्राम मैंने बनाया था, उस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपका एक ये यहाँ पर एरिया था इस तरह से, और एक एरिया ये था, ये एरिया आपका एक था, और ये यहाँ पर एक सॉलिड एंगल इस तरह से सबस्टेंड कर रहा है, इस तरह से एक सॉलिड एंगल यहाँ पर डी ओमेगा 1 बन रहा था, डी ओमेगा 1। ये क्या था, ये था डी ए 2, ये डी ए 2 था, और ये क्या था, डी ए 1। इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, क्लियर, इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या था, ये एंगल थीटा था, यानी अगर दोनों के नॉर्मल को सेम करना है, ये आपका यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा था, तो इसको एमिटेड रेडिएशन आई ई लिख रहा हूँ। तो अगर आपको ये करना है तो डी ए कॉस थीटा आपको इसको टिल्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेडिएशन फ्रॉम एलिमेंट्री एरिया DA1 विच कट फ्रॉम द एमिटेड सरफेस एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर, जो मैंने फिगर आपको पहले बनाया था। दिस रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेकेंड एलिमेंट्री एरिया DA2 विच कट फ्रॉम द हेमिस्फीयर रेडियस R, क्लियर। जो इसकी रेडियस है उसकी रेडियस है R। देन
As per the definition, the intensity of radiation both the surfaces should be in the normal direction to each other, so that the projected area dA1 is normal to the dA2 and this is the dA1 cos theta. जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका नॉर्मल दोनों का सेम होना चाहिए, तो आप इसको अगर थीटा डायरेक्शन टिल्ट कर देते हो तो इस डायरेक्शन का नॉर्मल और इस डायरेक्शन का नॉर्मल दोनों का नॉर्मल एक ही लाइन पर आएगा और तभी आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आप अगर इसको थीटा डायरेक्शन इस पूरे एरिया को टिल्ट करते हो तो जो एरिया आएगा वो प्रोजेक्टेड एरिया कहलाता है, और वो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? दिस वन इज द dA1 cos थीटा। क्लियर? dA1 cos थीटा। तो अब मैं अगर यहाँ पर इसका वो निकाल रहा हूँ, सॉलिड एंगल निकाल रहा हूँ dW1, तो कितना हो जाएगा? मैंने कहा था जो सबस्टेंडेड एंगल है तो dA2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो dA2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस या एमिटेड फ्रॉम द सरफेस पर यूनिट सॉलिड एंगल, क्लियर, पर यूनिट एरिया विच इज नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। क्लियर? तो पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट एरिया हो गया, लेकिन नॉर्मल एरिया कंसीडर करना है तो नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा? dA1 cos थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बाकी हर चीज़ें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द dQ1 to 2 IE dA2, इसकी वैल्यू मैंने रख दी dA2 अपॉन आर स्क्वायर, dA1 सारी वैल्यू रख दी। अब अगर आप यहाँ पर देखो, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ dA1 एंड dA2 आर द विच आर द लाइक dA1 ही रहेगा, dA2 को आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा d5 मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सारी वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, dQ1 dA2 अपॉन आर स्क्वायर dA1 cos थीटा मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। व्हाट यू गेट? IE साइन थीटा डी थीटा d5 dA1 cos थीटा। अब मैं साइन थीटा cos थीटा को साथ में रख रहा हूँ, डी थीटा dA1, और ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अब चूंकि ये पूरा चीज़ अगर आप देखें तो डिफरेंशियल है, तो इस डिफरेंशियल होने की वजह से मैं इसको यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरिएबल इन थीटा एंड फाई बोथ। तो यहाँ पर Q1 to 2 टोटल रेडिएशन थ्रू एनर्जी कितनी आ रही है? दिस वन इज IE बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, dA1 0 to थीटा जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर अगर आप देखोगे ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर में ये एंगल, ये एक सेंटर पॉइंट था, याद करिए, ये एंगल जो था ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल आपका फाई था और ये एंगल आपका थीटा था। तो हेमिस्फीयर बनाने के लिए जो हेमिस्फीयर होना चाहिए वो 0 to π/2 होना चाहिए। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 to π/2 वेरी करेगा। और आपका जो फाई है इट इज़ वेरिएबल फ्रॉम 0 to 360, दैट मीन्स 2π। अगर आपको इसको हेमिस्फीयर बनाना है तो, अगर पूरा सर्कल बनाना है तो थीटा इज़ वेरिएबल फ्रॉम 0 to π, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक? तो दिस वन इज़ वेरिएबल फ्रॉम 0 to π/2 थीटा एंड फाई इज़ वेरिएबल फ्रॉम 0 to 2π। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इंटीग्रेट करने में कितना आएगा? दिस इज़ द 2πi, थीटा को मैंने कर लिया, तो साइन थीटा डी थीटा को मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो दिस वन इज़ 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और सारी लिमिट लगाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स Q1 to 2 इज इक्वल टू πi1 dA1। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट जब फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q1 to 2, मैं प्रीवियस स्लाइड में पहले जा रहा हूँ, प्रीवियस स्लाइड में देखिए, प्रीवियस स्लाइड में देखिए, ओके, प्रीवियस स्लाइड में इसको देखें तो प्रीवियस स्लाइड मैं इसमें कर रहा हूँ, ये देखिए प्रीवियस स्लाइड में दिस वन इज Q1 to 2 इज इक्वल टू πi1 dA1। इज दैट क्लियर? आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये लिखा द टोटल हीट रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, दिस इज द इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया एंड इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो एरिया कितना है जो एरिया से मैं एमिटेड निकाल रहा हूँ? क्या एरिया मैंने कंसीडर किया था? dA1 एरिया कंसीडर किया था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो गया। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पर बराबर कर रहा हूँ, EB dA1 इज इक्वल टू πi dA1। तो dA1 एंड dA1 विल बी कैंसिल आउट। तो इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी शुड बी इक्वल टू द πi1। क्लियर? तो इसी तरह से रियल के लिए अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज द इमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी इज इक्वल टू द एप्सिलॉन पाई IE। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? बिकॉज दिस वन इज एप्सिलॉन एंड
द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ई लिखते हैं वो हमेशा आप पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहे होंगे, और जब आप टोटल लिखेंगे तो वो क्यू से डिनोट किया जाएगा। तो द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। क्लियर? पाई टाइम्स ऑफ एमिटेड रेडिएशन हो जाएगी। और यही चीज, अब इस चीज को आप खुद करके देखिए कि अगर आप पूरा का पूरा स्फीयर कंसीडर करेंगे तो ई बी इज इक्वल टू 0 आएगी। तो ये एक होम असाइनमेंट है आपके लिए कि प्रूफ दैट इंटेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 0, ई बी इज इक्वल टू 0। जो इमिसिव पावर है, टोटल इमिसिव पावर, वो हेमिस्फीयर के लिए तो पाई टाइम्स आई आता है, लेकिन अगर आप उसको स्फीयर कंसीडर करेंगे तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? और अगर ये चीज आप इंसिडेंट रेडिएशन के लिए निकालते हैं तो इंसिडेंट रेडिएशन या इररेडिएशन कहें उसका, तो उसमें जो डिनोट किया जाता है उसको वो जीबी से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज इक्वल टू द पाई आई आई। क्लियर? वॉट पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मूव फर्दर। रेडियोसिटी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रेडियोसिटी? अब देखिए, अब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। वो रेडियोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि अब आप रियल बॉडी की तरफ टेंड कर रहे हैं। अभी ब्लैक बॉडी की तरफ थे, लेकिन अब रियल बॉडी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। अब मैं रियल बॉडी के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो अगर कोई भी रियल बॉडी होगी तो उसमें क्या क्या होगा। देखिए, अगर रियल बॉडी है तो रियल बॉडी है अगर, तो क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। देखो सपोज करो ये एक रियल सरफेस है जिसका टेम्परेचर जो है वो T है, उस पर कहीं से एक इंसिडेंट रेडिएशन आता है जिसको आप G से डिनोट करते हैं। तो अगर ये रियल बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा, और जो रियल सरफेस है वो अपना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, GR इज द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, E इज द एमिटेड रेडिएशन, और इन्हीं दोनों के समेशन को हम लोग रेडियोसिटी बोलते हैं। एनी रियल सरफेस एमिट रेडिएशन एज वेल एज रिफ्लेक्टेड इट, एंड thus the radiation leaving a surface consists of emitted and reflected component as shown in the figure। ये चीज ध्यान से आप समझ लीजिए कि रेडियोसिटी जे से डिनोट किया जाता है। जब भी कभी रेडियोसिटी की बात की जाएगी तो उसमें मतलब ये होगा कि इट्स अ रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड एमिटेड पार्ट ऑफ रेडिएशन। अब देखो, रेडियोसिटी अगर ब्लैक बॉडी की कंसीडर करो, सपोज करो ये जो सरफेस है वो ब्लैक बॉडी होता, तो GR इज इक्वल टू 0 हो जाता, यानी J इज इक्वल टू क्या होता, द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो J इज इक्वल टू E हो जाता, और E का मतलब EB हो जाता। तो यहाँ पर वो चीज़ जस्टिफाई भी होती है, लेकिन अगर रियल होगा तो GR जरूर होगा। द रेट एट विच द रेडिएशन एनर्जी लीव्स अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस in all direction is known as the radiosity J. So J is equal to GR plus E. तो J is equal to pi I E plus R कह सकते हो आप इसको। क्लियर? अगर ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉडी है तो GR is equal to 0 होगा, रेडियोसिटी J is equal to EB हो जाएगा, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी J की बात होगी तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। और ये क्या लॉ है, ये अगर एक हेमिस्फीयर है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है हेमिस्फीयर की, बहुत सिंपल सा लॉ है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आपको पता है तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन निकालना चाहते हो, इमिटेड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो और उसका एंगल आपको पता है, तो नॉर्मल डायरेक्शन की इंटेंसिटी का कॉस थीटा अगर आप निकाल लोगे तो वो चीज़ उस डायरेक्शन की इंटेंसिटी बता देगा। इज दैट क्लियर? यही लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट total emissive power of a black body from radiating plane surface in any direction is directly proportional to the cosine of the angle of emission. That means I theta अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो this is the IN cos theta. This is also emissive power, E theta is equal to EN cos theta. This is valid for diffuse emitter surface, means independent of the direction. Clear? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल लैम्बर्ट कोसाइन लॉ केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल आपका ब्लैक बॉडी के लिए। क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। और इस चीज़ को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशंस होगा यहाँ पर, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूँ और वो है शेप फैक्टर का। क्लियर? और वो क्या मतलब होता है इसका, इसको समझना है आपको।
मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ एक सरफेस लिया था कि इससे कितना एमिटेड हो रहा है या इस पर कितना इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलना है। काम किससे चलना है कि अगर कोई दो सरफेस है उन दोनों के बीच में कितना रेडिएशन एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं वो चीज़ कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर। रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक सर्फेसेस, ये जो एक आप आर्बिट्रेरी सरफेस देख रहे हैं जिसका सरफेस एरिया A1 है, ये एक ब्लैक बॉडी है, और ये एक दूसरा आर्बिट्रेरी सरफेस है जिसका जो सरफेस एरिया है वो A2 है। इन दोनों के नॉर्मल की डायरेक्शन देख लीजिए, ये इसकी नॉर्मल ये है, इसकी नॉर्मल ये है, दोनों कुछ ऐसे रखे हुए हैं। जो मेरा हाथ अगर देखेंगे ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं। मैंने इस एरिया में एक एलिमेंट्री एरिया कट किया DA1 और यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया कट किया DA2, और चूंकि इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन दोनों के नॉर्मल सेम होने चाहिए। यानी अगर मैं इसको इसके नॉर्मल पर लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा DA1 cos θ1, और इसको इसके नॉर्मल पर लेके आता हूँ क्योंकि इसका नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में, इसको इसके नॉर्मल पर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा DA2 cos θ2। यानी DA1 cos θ1 DA2 cos θ2, अगर मैं ये एरियाज कंसीडर करता हूँ तभी इन दोनों के नॉर्मल एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, अदरवाइज दोनों के नॉर्मल अलग अलग होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इंटेंसिटी की बात कैलकुलेट करने को कही जाएगी तो उनमें आपका जो नॉर्मल की डायरेक्शंस है वो एक ही होनी चाहिए दोनों सरफेसेस की, या तीसरे सरफेस की भी। अगर यहाँ पर कोई तीसरा सरफेस भी होता तो उसके भी नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो एक ही रखनी, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्या है दो सरफेस के बीच में, क्योंकि एक बार में आप दो सरफेस के साथ में ही इंटरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर आप मान लिया तीसरा सरफेस यहाँ पर होता तो पहले आप इनका इंटरेक्शन निकालते फिर इनका इंटरेक्शन निकालते, तभी आपका वैल्यू कैलकुलेट होके आता कि कितना रेडिएशन इस सरफेस में जा रहा है और कितना रेडिएशन इस सरफेस में जा रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, DA2 DA1 पर dω1 सॉलिड एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये बात समझ में आया। और DA1 DA2 पर जो सॉलिड एंगल सबस्टेंड करेगा उसका नाम होगा dω2, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DA1 और DA2 के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी कि ये जो डायग्राम बना है ये एग्जैक्टली क्या है। अब देखिए मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ। हियर वी नीड टू फॉर्मुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बाय कंसीडरिंग टू एलिमेंट्री एरियाज एज शोन इन द फिगर। मैंने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्यों लिखा इसको भी समझ लीजिए। अगर मान लो कि ये एक ब्लैक बॉडी है तो इसमें इस डायरेक्शन में कुछ एमिशन हो रहा होगा, 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 अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एमिशंस हो रहा होगा। हमको केवल यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से जो एमिशन चला और कितना एमिशन यहाँ पर पहुँचा। तो 100% तो आपने पहुँचा नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफ्यूज़ भी हुआ होगा, किसी दूसरे सरफेस ने रिसीव कर लिया होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम अवेलेबल है। क्लियर? तो हो सकता है कि उस मीडियम ने कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हो, तो 100% DA2 पर नहीं पहुंचेगा, DA2 पर कुछ फ्रैक्शन पहुंचेगा। हमें वही कैलकुलेट करना है कितना फ्रैक्शन एनर्जी यहाँ पर पहुंच रही है। क्लियर? सो वी नीड टू फॉर्मुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बाय कंसीडरिंग टू एलिमेंट्री एरियाज एज शोन इन द फिगर। अब देखिए मैं सबसे पहले सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं dω1 बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि DA2 DA1 पर सॉलिड एंगल सबस्टेंड कर रहा है। तो dω1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका जो ये नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा? DA2 cos θ2। तो DA2 cos θ2 आ गया डिवाइडेड बाई R²। DA2 cos θ2 इज अ प्रोजेक्टेड एरिया। क्यों ऐसा किया मैंने बताया कि अगर आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाओगे तब इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और इसको θ1 घुमाओगे तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, तभी आप कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा रेडिएशन में। तो dω1 DA2 cos θ2 अपॉन R² आ गया। क्लियर? सिमिलरली dω2 मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, dω2 यानी DA1 DA2 पर कितना सॉलिड एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये चीज़ कितनी आएगी? dω2। तो DA1 cos θ1 उसमें भी नॉर्मल एंगल हो जाएगा डिवाइडेड बाई R²। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सॉलिड एंगल की बात हो गई। अब अगर सॉलिड एंगल की बात हो गई तो आगे बात करते हैं अबाउट इंटेंसिटी। क्लियर? प्रोजेक्टेड एरिया DA1 का D1 cos θ होगा। इंटेंसिटी की इंटेंसिटी मैं पहले निकाल रहा हूँ, इंटेंसिटी फ्रॉम DA1 सरफेस। DA1 सरफेस से कितनी इंटेंसिटी निकल रही है वो है IE1। इज दैट क्लियर? तो दिस वन इज DQ 1 to 2 सरफेस से कितनी जा रही है पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल का मतलब क्या हो गया? dω1 पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट
एरिया नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा dA1 cos थीटा 1, पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक। तो dQ1 to 2 कितना हो जाएगा IE1 dA1 cos थीटा 1 इंटू डी ओमेगा 1 की वैल्यू रख दी dA2 cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये चीज़ मैंने अभी तक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में किया केवल एक सरफेस से कितना हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बिटवीन टू सरफेसेस निकाल रहा हूँ। अब मैं पहले यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था, अब मैं सेकंड सरफेस पे आ रहा हूँ कि सेकंड सरफेस से कितना इंसिडेंट रेडिएशन dA1 पर आया, ये चीज़ मुझे देखनी है। तो ये चीज़ मैंने उसकी इंटेंसिटी क्या लिखी IE2। क्लियर। और ये वैल्यू मैंने क्या लिखी dQ2 to 1, यानी वो एनर्जी जो 2 से 1 पर चल के आ रही है, वही सेम चीज़ पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन dA2 cos थीटा 2 पर यूनिट सॉलिड एंगल d ओमेगा 2, सारे की वैल्यू रख दो। dA2 cos थीटा 2 d ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी dA1 cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो dQ2 to 1 कितना आ जाएगा IE2 dA2 cos थीटा 2 इंटू dA1 cos थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये एनर्जी है 1 से 2 की तरफ जा रही है, और ये dQ2 to 1 है वो एनर्जी जो 2 से 1 की तरफ आ रही है। इज दैट क्लियर। तो हमें नेट एनर्जी अगर निकालनी है, व्हाट इज द नेट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में नेट एनर्जी कितनी हुई, तो नेट एनर्जी कैसे निकलेगी, आइदर यू कैलकुलेट dQ1 to 2 माइनस dQ2 to 1, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिफिकेशन कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। आप यहाँ पर dQ2 to 1 माइनस dQ1 to 2 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिया है कि Q नेट में अगर यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो dQ1 to 2, यानी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि 1 से कितना नेट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो dQ1 to 2 माइनस dQ2 to 1, वैल्यूज़ अगर पुट करोगे तो IE1 माइनस IE2 हो जाएगा dA1 dA2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 अपॉन आर स्क्वायर इज अ कॉमन टर्म, कर सकते हैं इसको। हमने इसके पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को डिफाइन किया था ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में, IE इज इक्वल टू EB बाई पाई। इसके जस्ट पहले का आप अगर स्लाइड देखेंगे तो वहाँ पर जस्ट पहले के एक और पहले जिसमें आपको मैंने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी का डिफाइन करवाया हेमिस्फीयर के लिए, तो IE इज इक्वल टू EB अपॉन पाई। क्लियर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कोई भी सरफेस होता है तो हमेशा कहा जाता है कि जो इंक्लोजर है वो हेमिस्फेरिकल है, क्योंकि देखो हेमिस्फेरिकल करने का मतलब ये है कि इट्स अ कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, हेमिस्फीयर कहने का मतलब। क्लियर। उसको आप स्फीयर मत बोलिए, क्योंकि यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं होने वाला, इसको हम रेडिएशन नहीं लेते, हम केवल रेडिएशन इस सरफेस से देख रहे हैं, इसलिए आप इसको हेमिस्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर रखा हुआ है उसके नीचे का कोई रेडिएशन आप कंसिडर नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए हेमिस्फेरिकल है ये। IE इज इक्वल टू EB बाई पाई। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो मैं यहाँ पर जो IE है उसको मैं EB से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो दिस इज EB1 माइनस EB2 और ये पाई, दिस इज द पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है आपसे कि E जब भी लिखते हैं तो वहाँ पर एरिया नहीं लिखते हैं, तो दिस इज सिग्मा T1 टू द पावर 4 और EB। अच्छा, इनके टेम्परेचर्स मैंने नहीं बताए थे, ये इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस सिग्मा T टू द पावर 4, तो सिग्मा कॉमन हो गया, तो T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 dA1 dA2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ये नेट वैल्यू। इज दैट क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जब आप अपने आप से प्रूफ करेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैं वो एनर्जी निकाल रहा हूं जो टोटल एनर्जी है जो A1 सरफेस से निकल रही है, वो कितनी है। नाउ द fraction of emitted radiation is the total emitted radiation from A1 surface of the body divided by, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से गलत लिख दिया है इसको, ये चीज़ मैं अभी यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, ये fraction of emitted radiation is not there, total emitted radiation from A1 surface area body at temperature T, तो कितना हो जाएगा, this is the emissive power of black body multiplied by the area, तो this is ये EB जो मैंने यहाँ पर EB लिख दिया है, एक्चुअल में EB नहीं होना चाहिए, EB मैंने आपसे कहा कि पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा A1 T1 टू द पावर 4 वाट। क्लियर। Q2 इज इक्वल टू सिग्मा A2 T टू द पावर 4 वाट। ये आपका पर यूनिट एरिया कैलकुलेट नहीं किया गया है, और आपने अगर ये प्रीवियस स्लाइड देखें ये भी आपने वॉट में ही कैलकुलेट किया है, ये देखिए ये भी आपने वॉट में ही कैलकुलेट किया है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन क्या है, मैं फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो फ्रैक्शन
कि टोटल मान लो कि 100 एनर्जी A1 सरफेस से निकली और जो 2 की तरफ जा रही है वो 80, तो फ्रैक्शन कैसे होगा 80 डिवाइडेड बाई 100। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, एनर्जी विच इज ट्रांसफर टुवर्ड्स द सेकेंड सरफेस डिवाइडेड बाई द टोटल एमिटेड। तो Q122 डिवाइडेड बाई Q1 अगर मैं यहाँ पर करूँ तो Q122 की वैल्यू क्या थी, मैंने उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। देखिए डिफ्रेंशिएट मैंने पहले किया है, डिफ्रेंशिएट मैंने यहाँ पर किया है, जस्ट अ मिनट, अभी नहीं किया था। मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसको कैसे, जब आप इसकी टोटल निकाल रहे होंगे, टोटल कितना नेट एनर्जी है, या यहाँ पर निकाल रहे होंगे कि इसको Q टाइम्स आप निकालना है, यानी फ्रैक्शन की जगह पर निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे बिकॉज इट इज़ वेरिएबल θ1 एंड θ2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए स्लाइड में। सो इन दिस वन Q122 divided by Q1 is double integration, that is IE1 dA1 cos θ1 dA2 cos θ2 divided by R square, क्लियर, ये चीज़ याद आ गई आपको, डिवाइडेड बाई सिग्मा A1 T1 टू द पावर 4। ये चीज़ मैंने कर लिया। IE की जगह मैं EB अपान पाई लिख दे रहा हूँ, तो दिस इज द EB1 अपान पाई R स्क्वायर टाइम्स दिस वन। EB क्या है, EB1 क्या है, EB1 ये पर यूनिट एरिया नहीं होता है, सॉरी ये पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज सिग्मा T1 टू द पावर 4। तो यहाँ पर मैंने सिग्मा T1 टू द पावर 4 वैल्यू रख दी, सारी वैल्यू dA1 dA2 तो कॉस थीटा सारी वैल्यू ऐसी ही हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, T1 टू द पावर 4 और T1 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 अपान A1 और θ1 और θ2 का जो भी वेरिएबल आएगा वो cos θ1 dA1 cos θ2 लाइक दिस, इस तरह से ये पोर्शन आपका बचेगा। इस पोर्शन को, ये जो फ्रैक्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इसको F कैपिटल F1 to 2 से डिफाइन किया जाता है, और इसको हम लोग शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, डिफरेंट तरीके के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जनरली व्यू फैक्टर या शेप फैक्टर बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शेप फैक्टर जब भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ज्योमेट्री से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में अब मैं वो देख रहा हूँ कि टोटल Q2 से कितनी एनर्जी हो रही है, दिस वन, ये मैंने आपसे कहा कि ये EB1 EB2 के बराबर नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। दिस वन इज सिग्मा A2 T टू द पावर 4, और कितनी एनर्जी 2 से 1 की तरफ आई है, सपोज करो 70 आई, तो फ्रैक्शन कितना होगा 70 डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों, क्योंकि Q2 मान लो कि 100 एनर्जी डेवलप कर रहा है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा Q221 डिवाइडेड बाई Q2, क्लियर। सिमिलर फैशन में अगर आप करोगे तो आपको आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रैक्शन आया Q221 अपान Q2, इसको हम लोग शेप फैक्टर 2 to 1 बोलेंगे। वो फ्रैक्शन जो 2 से 1 की तरफ आ रहा है, और Q1 to 2 का मतलब सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो एनर्जी का फ्रैक्शन जो 1 से 2 की तरफ गया। अब अगर इस इक्वेशन में आप 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो, तो 1 और 2 में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अगर शेप फैक्टर को A1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये A1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, ठीक, तो आप अगर इसमें देखो तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ F122 टाइम्स A1, दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर A2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस वन इज A2 मल्टीप्लाइड बाई F221। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अगर देखो कि ये वाला पोर्शन और इधर का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स हम इनको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन या रेसिप्रोकल थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली प्रूफ करने के लिए आती है रेसिप्रोकल थ्योरम, क्लियर, ये मैंने यहाँ पर लिखी है ये चीज़। सो F122 and F221 are the known as the view factor, our surface factor, our configuration factor, our shape factor, कई नाम है इसके, shape factor और view factor जनरली कहा जाता है। Q122 अपान Q1 इज इक्वल टू F122, Q122 इज इक्वल टू F122 अपान Q1 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी 1 से 2 की तरफ गई है, वो एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको शेप फैक्टर का पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पहले आपने नहीं किया है। आप हमेशा क्या निकालते थे, टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो आप सिग्मा A1 T टू द पावर 4 से निकाल देते थे। उसी तरह से Q221 F221 सिग्मा A2 T टू द पावर 4 हो जाएगा।
तो अगर नेट एनर्जी आप यहाँ पर देख रहे होगे तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिग्मा F122 A1T1 टू द पावर 4 माइनस F221 A2T टू द पावर 4 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी है, जैसे मैंने आपसे अभी पहले करके बताया था, A1 F122 एंड A2 F221 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम। क्लियर? तो ये आपको जनरली प्रूफ करने के लिए आती है। फर्दर इसके बाद का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फर्दर हम लोग इसके आगे अब डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।